हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल 3 स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो इससे पहले हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। तो आज हम लोग 14वां नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और आप लोग अपना आंसर ज़रूर हमें बताते रहिए और वीडियो के आखिरी में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 14 नंबर सेट का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न हमारा क्या है? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी। आपके पास ऑप्शन ए है 1887 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1888 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1886 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1885 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किनके द्वारा की जाती है? तो महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है। और इसके प्रथम सभापति कौन थे? तो इसके प्रथम सभापति जो थे वो माधव राव थे। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे। पोंग बांध कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध है। और पोंग बांध को एक दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं। उस किस नाम से? तो महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से जानते हैं। और इसी पोंग बांध के बनने से एक जलाशय बनता है और उस जलाशय को हम लोग क्या कहते हैं? तो महाराणा प्रताप सागर कहते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर कहते हैं। चलिए, और ये आप लोग याद रखिएगा कि किस नदी पे ये बांध बनाया गया है। तो ये बांध जो है वो ब्यास नदी पे बनाया गया है। ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। और तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो आप लोग इसका ऑप्शन देखिए। ए है महात्मा गांधी, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी है भारत का स्वतंत्रता योद्धा और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885, आप लोग को याद होगा। और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध कब हुआ था? तो 1857। और ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी वर्ष पे ही इस ट्रेन को चालू किया गया था। और ये किसके द्वारा चालू किया जाता है? तो ये चालू किया जाता है आपका उस समय के जो रेल मंत्री थे माधव राव सिंधिया, उन्हीं के द्वारा ये चालू की जाती है। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये ट्रेन चलाई जाती है आपका दिल्ली से झांसी के लिए। ठीक है, नई दिल्ली से झांसी के बीच ये ट्रेन चलती है। और ये कब चलाई जाती है? तो 1988 को। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पे। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन ए है राई सरसों, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है चना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चावल जो है वो रबी की नहीं बल्कि खरीफ, क्या कह रहा है, ये खरीफ की फसल है। ठीक है। और राई, गेहूं और चना ये सारे क्या है? तो रबी की फसल है। और रबी की फसल कब बोई जाती है? तो शीत ऋतु में बोई जाती है और बसंत ऋतु में काटी जाती है। ठीक है। और ये खरीफ की फसल जो है वो वर्षा ऋतु के दौरान बोई जाती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पे। और 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है NH नंबर 1, ऑप्शन बी है NH नंबर 2, ऑप्शन सी है NH नंबर 9 और ऑप्शन डी है NH नंबर 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NH नंबर 2। देखिए, ये हमारे पिछले सेट में भी आए हुए प्रश्न हैं। और ये NH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल हाईवे। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के द्वारा जुड़ा हुआ है। और ये राजमार्ग NH1 के साथ मिलके एक बहुत बड़ी ये ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा हो जाती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पे। क्या कर रहा है? भारत का सबसे सूखा भाग है। आपके पास ऑप्शन ए है पश्चिमी राजस्थान, बी है जम्मू और कश्मीर, सी है गुजरात, डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो जैसलमेर। आप लोग याद रखिएगा, ये जैसलमेर। ठीक है। और यहाँ की जो वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पे। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है इस्पात, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है मकबरा, ऑप्शन डी है जूट जिसको हम लोग पटसन बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। ठीक है। और ये मुंबई हाई जो है ये किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो ये जो है ONGC, आप लोग याद रखिएगा कौन सा? ONGC। ठीक है।
और ये जो है समुद्र से लगभग 162 किलोमीटर, कितना 162 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो आपके पास ऑप्शन ए है 1955 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1956 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1957 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1958 ईस्वी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले सेटों में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1957 ईस्वी। और 1957 ईस्वी में आप लोग ये डेट याद रखिएगा, तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1957 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से किस वस्तु का केवल विनियमन मूल्य है? आपके पास ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है टेलीविजन, ऑप्शन सी है कंप्यूटर, ऑप्शन डी है चावल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हीरा जो है इसका सही उत्तर है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 पे। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो आपके पास ऑप्शन है 20%, ऑप्शन बी है 23%, ऑप्शन सी है 26%, ऑप्शन डी है 28%। तो देखिए दोस्तों ये अब चेंज हो चुका है, नया जो 2021 में जो नया वन संरक्षण रिपोर्ट आया है उसमें क्या है, तो उसमें ये डेटा जो है वो 23% ना होकर ये डेटा कितना हो गया है? ये 24.62%। आप लोग याद रखिएगा कितने क्षेत्र में भारत के, तो 24.62% में क्षेत्रों में क्या है? तो वन क्षेत्र है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? आपके पास ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 30। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 15। तो देखिए लोक लेखा समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो कुल मेंबर होते हैं 22, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और प्राक्कलन समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 मेंबर होते हैं और सभी की सभी लोक सभा से होते हैं, ठीक है। अब ये जो होती है इसकी सदस्यों की कार्यकाल जो होती है वो 1 वर्ष की होती है, ठीक है। और ये एक अस्थायी समिति है और इसे क्या कहते हैं? तो लघु लोकसभा भी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 पे। तो 12 का प्रश्न हमारा क्या है? राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है चुनाव आयोग। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न 13 पे। 13 नंबर प्रश्न क्या करा है? संघ या संघीय सूची में कितनी मदें हैं? तो आपको बताना है कि इसमें कितने, संघ सूची हम लोग जानते हैं ना, तो इसमें कितने विषय हैं यही बताना है आपको। तो आपके पास ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी है 66, ऑप्शन सी है 97, ऑप्शन डी है 99। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं, ठीक है। और राज्य सूची में कितने हैं? तो राज्य सूची में पहले जो था वो 66 था, लेकिन अब कितना है? अब 61 है। और संवर्ती सूची में, तो संवर्ती सूची में पहले जो था वो 47 था और अब कितना हो गया? तो अब 52 हो गया। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें क्या किया गया था? तो इसमें परिवर्तन कर दिया गया था और राज्य सूची के 5 विषयों को संवर्ती सूची में डाल दिया गया था, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा। और ये जो सूचियां हैं वो किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? तो ये अनुसूची 7 में इन 3 प्रकार की सूची का वर्णन किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का वर्णन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 पे। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 275, बी है अनुच्छेद 214, सी है अनुच्छेद 280 और डी है अनुच्छेद 251। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 275, ठीक है। चलिए अब हम लोग, और इसकी चर्चा जो आप लोग कह सकते हैं तो भाग 12 में किया गया अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य के संबंधों की चर्चा की गई है। चलिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? तो आपके पास ऑप्शन ए है 1975 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1976 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1977 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1979 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1976 ईस्वी। और 1976 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसी के तहत इसे शामिल किया गया था। और आप लोग से ये पूछ लिया जाता है कि किस समिति की सिफारिश पे किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति। कौन? तो स्वर्ण
स्वर्ण सिंह समिति आप लोग याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ही किया गया था। और ये किस अनुच्छेद में है, आप इससे अगर पूछ लिया जाए तो ये अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया था, ठीक है। और भाग पूछ लिया जाए तो भाग 4A है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पे। और 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। आपके पास ऑप्शन ए है वेंगी, ऑप्शन बी है मदुरई, ऑप्शन सी है कांचीपुरम, ऑप्शन डी है महाबलीपुरम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मदुरई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 17 पे। और 17 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, राज्य क्या है, राजा मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित थे। तो आपके पास ऑप्शन ए है प्रतिहार, ऑप्शन बी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी है चालुक्य, ऑप्शन डी है चोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रतिहार। और प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नागभट्ट, ठीक है। कौन, नागभट्ट, इसके नागभट्ट याद रखिएगा, नागभट्ट इसके संस्थापक थे, नागभट्ट प्रथम। अब हम लोग इसका राजधानी अगर आप लोग से पूछ लिया जाए तो इसका राजधानी आप लोग याद रखिएगा कहाँ, तो कन्नौज। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा, सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है ओजोन मंडल, ऑप्शन सी है समताप मंडल, ऑप्शन डी है बहिर्मंडल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। देखिए ओजोन मंडल कोई परत ही मतलब कोई मंडल ही नहीं है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। और ओजोन मंडल जो आता है वो इसी समताप मंडल के अंतर्गत ही आता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समताप मंडल। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 19। और 19वां प्रश्न क्या करा, दास प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे। आपके पास ऑप्शन ए है कार्नवालिस, ऑप्शन बी है एलन बरो, सी है डलहौजी और डी है रिपन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एलन बरो। और ये कब दास प्रथा का उन्मूलन करते हैं, तो 1843 ईस्वी, ये भी आप लोग याद रखिएगा 1843 में करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 20 पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। आपके पास ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है द हेग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी द हेग में। और ये द हेग कहाँ है, तो ये नीदरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना आप लोग याद रखिएगा 3 अप्रैल 1946 में, ठीक है। 3 अप्रैल 1946 को किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 21 पे। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। आपके पास ऑप्शन ए है 1776 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1858 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1947 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1858 ईस्वी। तो यहाँ पे ये अधिनियम लिख दिया गया है, लेकिन आप लोग इसे कंपनी का शासन समझिए। तो कंपनी का शासन जो है 1857 के युद्ध के बाद क्या होता है, तो समाप्त कर दिया जाता है। और सारा भारत का शासन कहाँ चला जाता है, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। आपके पास ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, बी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी है योजना आयोग और डी है भारतीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को हम लोग क्या कहते हैं, CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1951 में की जाती है, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया जाता है, तो 1951 में किया जाता है। और राष्ट्रीय आय का इनके द्वारा ही क्या किया जाता है, तो गणना किया जाता है। और इनकी जो पहला जो आप लोग कह सकते हैं, तो 1956 में इनके द्वारा पहला श्वेत पत्र जारी किया गया था, ठीक है। तो इनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसे श्वेत पत्र कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन पे। और 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा पानीपत युद्ध कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन ए है 1757 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1761 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1764 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1756 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1761 ईस्वी में। और डेट भी आप लोग याद रखिएगा, तो डेट हो जाएगा 14 जनवरी। कौन सा, 14 जनवरी, ठीक है। और ये किसके बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आपका मराठा और
अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये लड़ा जाता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें मराठा की पराजय होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन बी है 47वां, ऑप्शन सी है 44वां, ऑप्शन डी है 45वां। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत ये राष्ट्रपति को इसके लिए बाध्य कर दिया जाता है, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है अमेजन, बी है नील, सी है डेन्यूब और सी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 6670 किलोमीटर, ठीक है, 6670 किलोमीटर। अब हम लोग चलते हैं, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजॉन जो है वो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अमेजॉन क्या हो जाएगी सबसे बड़ी, और सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी, तो नील। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो 26 नंबर। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने के कारण हैं? आपके पास ऑप्शन है संक्षारण, ऑप्शन बी है पार्श्विक अपरदन या भूक्षरण, ऑप्शन सी है अपघर्षण, और ऑप्शन डी है द्रव्य चालित क्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी पार्श्विक अपरदन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 पे। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और ये कौन कौन से क्षेत्र हैं ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो एक तो है भौतिकी, दूसरा है रसायन, तीसरा चिकित्सा, चौथा साहित्य, पांचवा शांति और छठा अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 28 पे। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है? आपके पास ऑप्शन ए है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, ऑप्शन बी है वार्षिक बजट तैयार करना, ऑप्शन सी है वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, ऑप्शन सी है संघ के मंत्रालयों और राज्यों को निधि का विनिधान, ठीक। तो आप ऑप्शन आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण जो है इनका काम है। और संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 5वें वर्ष मतलब हर 5 वर्ष पे क्या किया जाता है, तो वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। और अभी कौन है, तो एन के सिंह है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इनका काम क्या होता है, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है राजस्व का बंटवारा करना भी इनका काम होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 29 पे। क्या है, जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? आपके पास ऑप्शन ए है अशोक ने, ऑप्शन बी है खारवेल ने, ऑप्शन सी है जजती केसरी ने, और ऑप्शन डी है अवंती वर्मन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अवंती वर्मन। और ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो ये जो है उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है, ठीक है। और ये किनके द्वारा बनवाया गया, तो हमने अभी देखा अवंती वर्मन के द्वारा बनवाया गया। और कब बनवाया गया था ये, तो 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 पे। और 30 नंबर का क्वेश्चन है, तंजौर पेंटिंग निम्न में से किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है पेंट रत्न एवं सोना, ऑप्शन बी है सोना पेंट एवं सिल्क, ऑप्शन सी है पेंट सिल्क एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ऑप्शन डी है पेंट लकड़ी एवं सिल्क। तो इसमें जो सबसे सटीक उत्तर है वो आप लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन डी है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है इस पेंटिंग में, तो इस पेंटिंग में कपड़े के ऊपर पेंट किया जाता है, और कपड़ा जो होता है वो लकड़ी या प्लाईवुड के ऊपर चिपका दी जाती है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगाया जाता है और फिर उस पर पेंटिंग की जाती है। तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी ऑप्शन डी आपका एक तरह से सही आंसर है। चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम कितनी सीटें होना चाहिए? तो आपके पास ऑप्शन है 1/20, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी क्या है 1/10, ऑप्शन सी है 1/5, और ऑप्शन डी है 1/50। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1/10, ठीक है। और 2014 के बाद लगातार 2 वर्षों तक ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार 2 वर्षों तक विपक्ष का कोई नेता नहीं बन पाया है, क्योंकि उन्हें 1/10 भाग नहीं मिल पा रहा है। 1/10 भाग का मतलब कितना सीट हो जाता है हमारे लिए, तो हमारे संसद में 55 सीटें हो जाती है, जो किसी भी विपक्ष को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 32 पे। और 32 नंबर प्रश्न क्या है, सादिकपुर
सिनौली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो 32 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये जो है वो ये स्थल जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना स्थल है। ठीक है, जहाँ से एक महाभारत कालीन साक्ष्य मिले हैं रथ के। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 पे। 33 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु निम्न में से कौन सी है? आपके पास ऑप्शन ए है टैगा जलवायु, ऑप्शन बी है शुष्क कटिबंधीय, ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चावल के लिए क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। क्यों? क्योंकि वो यहाँ चावल को ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता होती है और ज़्यादा गर्मी की भी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यहाँ कम से कम कितना? तो 75 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए और 21 से 42 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसीलिए उष्णकटिबंधीय इसके लिए उपयुक्त स्थान होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 34 पे। 34 नंबर प्रश्न है वारामूला किस नदी के किनारे पर है? ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है चिनाब। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए झेलम। झेलम नदी के तट पर ही स्थित है आपका बारामूला। और बारामूला किस राज्य में पड़ता है? तो अभी ये केंद्र शासित प्रदेश है, किसमें? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब झेलम नदी के ऊपर ही बेरीनाग झील है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा? तो प्रश्न नंबर 35 पे। और 35 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। आपके पास ऑप्शन ए है उद्योग, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है कृषि से, ऑप्शन डी है बैंक से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बैंक से। तो देखिए कुल 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा जो होता है तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाते हैं और मछली का भी पालन जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र में जैसे उद्योग आ जाते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि विनिर्माण आ जाते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं? तो सेवा, जैसे हॉस्पिटल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कॉलेजें हो गई, तो ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 पे। लौरिया अरेराज में क्या विख्यात है? तो आपके पास ऑप्शन ए है शिलालेख, ऑप्शन बी है स्तंभ लेख, ऑप्शन सी है गुफा लेख, ऑप्शन डी है स्तूप लेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्तंभ लेख। ठीक है, तो लौरिया अरेराज जो है वो बिहार के चंपारण, कौन सा चंपारण? तो पूर्वी चंपारण में एक ऐतिहासिक स्थल है, आप लोग ये याद रखिएगा। कौन सा? तो लौरिया अरेराज और लौरिया नंदगंज, ये दोनों नंदगढ़, ये दोनों कहाँ है? तो ये दोनों जो है ये आपका बिहार के पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, और यहीं से ये स्तंभ लेख मिला है। और आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इस स्तंभ के ऊपर जो है वो मोर बना हुआ है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन है बेशनगर, ऑप्शन बी है अतिरमपक्कम, ऑप्शन सी है इनामगांव और ऑप्शन डी है पोल्लावरम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पोल्लावरम। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम भूतत्व सर्वेक्षण कौन थे सर्वेक्षक? तो ये थे रॉबर्ट ब्रोसफुट, मतलब इन्हीं के द्वारा जो है वो सर्वेक्षण किया गया था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो 38 नंबर क्वेश्चन है कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है लौह अयस्क, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है सोना। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बॉक्साइट अयस्क। प्रश्न नंबर 39 हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 224, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 221, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 228 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 110। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 228। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर क्या कह रहा है? थाईपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तमिलनाडु। और ये आप लोग याद रखिएगा कि थाईपुसम जो है वो किस भगवान के लिए मनाया जाता है ये त्यौहार? तो ये भगवान मुर्गन, और मुर्गन किसे कहा जाता है? तो मुर्गन भगवान कार्तिकेय को ही कहा जाता है। और इन्हीं के उत्सव में हम लोग क्या मनाते हैं? थाईपुसम ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, और भी अन्य त्यौहार हैं जो तमिलनाडु में मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त
तो होती है। ऑप्शन ए है आपके पास रेगुर मिट्टी, ऑप्शन बी है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी, ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये इसमें हम लोग कह सकते हैं बी और सी दोनों कह सकते हैं कि सही है, लेकिन ये अगर एक मारना हो तो हम लोग लेटेराइट मारेंगे, क्योंकि काजू के लिए लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी दोनों उपयोगी होते हैं। और रेगुर मिट्टी तो होता है कपास के लिए, ये आप लोग जानते ही हैं, और रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 42 पे। गंगा, गंडक तथा सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है? आपके पास ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है काशी, ऑप्शन सी है अयोध्या, ऑप्शन डी है चंपा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र जो हो जाएगा इसका सही उत्तर है। और सोन नदी जो है वो कहाँ मिलती है, तो दानापुर के पास मिलती है। और गंडक कहाँ मिलती है, तो सोनपुर के पास पहलेजा घाट के पास ये गंगा में मिलती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और आप लोग याद रखिएगा कि ये पाटलिपुत्र किसके द्वारा बसाया गया है, तो ये पाटलिपुत्र जो है वो उदयीन जो किस वंश के शासक थे, तो हर्यक वंश के शासक थे। अगर इसका ट्रिक आप लोग याद रखना चाहते हैं वंशों का, तो हमारे ट्रिक के सीरीज का सेशन जो चल रहा था उसमें आप लोग जाके सारे ट्रिक को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 43। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन ए है चंदन काष्ठ, ऑप्शन बी है देवदार, ऑप्शन सी है सागौन, और ऑप्शन डी है साल। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देवदार, क्योंकि ये देवदार जो है ये आप कह सकते हैं बर्फीले जगह पर पाए जाते हैं, और बाकी जो है वो आप लोग को क्या है, तो पर्णपाती वनस्पति है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न कह रहा है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्रांतिकारी ने जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई किया? तो इसका आपके पास ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी श्री कृष्ण सिंह, सी ध्रुव कुमार, और डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण जो है वो 9 नवंबर 1942 को क्या करते हैं, तो जेल की दीवार कूद के ये कौन से जेल से, तो बांकीपुर जेल से, ये क्या नहीं कौन से जेल से जाते हैं, तो ये हजारीबाग जेल से। आप लोग याद रखिएगा हजारीबाग, कौन सा, हजारीबाग जेल में इन्हें कैद किया गया रहता है। तो यहाँ से ये दीवार कूद के भाग जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, तो ये नेपाल चले जाते हैं, और वहीं पे ये क्या, तो आज़ाद दस्ता, आप लोग याद रखिएगा ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आज़ाद दस्ता का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 45 पे। क्या कह रहा है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी है शाह आलम, ऑप्शन सी है अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी अकबर द्वितीय के द्वारा दिया जाता है। और राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या जनक कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा जो है 1829 में क्या होती है, तो समाप्त कर दी जाती है। और उसके बाद इनके द्वारा राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या क्या शुरू किया गया रहता है, तो एक ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज जो है इन्हीं के द्वारा स्थापित किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 46 पे। भारत के किस राज्य में गर्तावास गड्ढाघर का साक्ष्य मिलता है? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के कौन से इलाके में, तो आप लोग याद रखिएगा बुर्जहोम, ठीक है। तो बुर्जहोम में ही मिला है, जहाँ से पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते के जो हैं यहाँ पे समाधान के अवशेष मिले हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 47 पे। और क्वेश्चन 47 क्या है, अशोक का नाम किस शिलालेख में अशोक मिलता है? ऑप्शन ए है आपके पास मास्की अभिलेख, ऑप्शन बी है रुमनदेही अभिलेख, ऑप्शन सी है रामपुरवा अभिलेख, ऑप्शन डी है वैशाली अभिलेख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए मास्की और गुर्जरा शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 48 पे। और 48 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए है अपीलीय अधिकार, ऑप्शन बी है परामर्शी अधिकार, ऑप्शन सी है निरीक्षण अधिकार, ऑप्शन डी है आरंभिक अधिकार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परामर्शी अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उच्च न्यायालय के पास कुल 4 अधिकार हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पास 6। सर्वोच्च न्यायालय के पास जैसे हमारे मौलिक अधिकार के रक्षा करने का भी अधिकार है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 49 पे। 49वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के दिन दिवस का समकालिक नहीं है? ऑप्शन ए है बाल दिवस, ऑप्शन बी है गांधी जयंती, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन डी है शिक्षक दिवस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस पर नहीं है, ठीक है। जैसे कि बाल दिवस है, तो बाल दिवस किसके जन्म दिवस पे है, तो बाल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 5 सितंबर को, आप लोग याद रखिएगा 5 सितंबर को, ठीक है। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। गांधी जयंती आप लोग जानते ही हैं 2 अक्टूबर, ये गांधी जी का जन्म दिवस है। और शिक्षक दिवस किस पे मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस, ये हम लोगों ने गलत बता दिया आपको, माफ़ कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका तो आंसर तो सी हो जाएगा। लेकिन बाल दिवस कब मनाते हैं, तो बाल दिवस हम लोग मनाते हैं 14 को, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, और ये जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। और शिक्षक दिवस कब, तो 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो 5 सितंबर को, और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। और 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, जो गांधी जी का जन्म दिवस है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 50 पे, जो आज का सेशन का सामान्य अध्ययन का आखिरी प्रश्न है। क्या कह रहा है, अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम निर्णय कौन करता है। आपके पास ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है कैबिनेट, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद, ठीक है। और अवशिष्ट शक्ति जो है, जो समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची में नहीं होते हैं, उसे अवशिष्ट सूची में डाला जाता है। और अवशिष्ट सूची में क्या क्या आते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट, ये सारे चीज़ें किस सूची में आती हैं, तो अवशिष्ट सूची में आती हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और यहाँ से हमारा विज्ञान सेक्शन का प्रश्न शुरू हो रहा है। और विज्ञान सेक्शन का पहला प्रश्न जो हमारे सेशन का आज का 51 नंबर का प्रश्न है, क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। आपके पास ऑप्शन है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं, गई भैंस पानी में, भैंस से बी से हो गया विटामिन, और सी से हो गया विटामिन सी। तो बी सी आपका पानी में घुलनशील है, और बाकी ए डी ई के ये जो है वो वसा में घुलनशील है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, आपके पास ऑप्शन है अंधापन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन की कमी, ऑप्शन सी है स्यूमैटिज्म, ऑप्शन डी है रक्त का नहीं जमना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रक्त का नहीं जमना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 53 पे। 53 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, डीएनए का मूल मात्रक है। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन डी है वसा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और डीएनए की प्रत्येक चक्कर रचना में क्या होता है, डीएनए की प्रत्येक चक्करदार रचना में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 54। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्न में से क्या उपयोग में लाया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है इथेन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है इथीन, ऑप्शन डी है एसिटिलीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मीथेन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन और क्लोरोमीथेन या मीथेन का क्या किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो ये बनता है, और इसे हम लोग ऑपरेशन के दौरान निषेचन मतलब यानी बेहोश करने में, या हम लोग कह सकते हैं कि एनेस्थीसिया में इसका उपयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 55। क्या है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है फ्लोरीन, और ऑप्शन डी है आयोडीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। तो इसका क्रम किस तरह है, तो इसका क्रम है आपका सबसे पहले क्या, तो आयोडीन, फिर हो जाएगा आपका क्लोरीन, फिर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है, बी आर ब्रोमीन, और आयरन सबसे आखिरी में। तो कौन कौन से आते हैं आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 56 पे। और 56 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जठर रस का पीएच मान क्या होता है। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 7.2 मतलब 7.5, और ऑप्शन डी है 6.2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 होता है। और ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये अमाशय से स्रावित होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रास यानी धुना किसका उत्पाद है। ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी है कोनीफेरस या शंकुधारी पेड़, ऑप्शन सी है रबर का पेड़, ऑप्शन डी है बरगद का पेड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोनीफेरस शंकुधारी पेड़ से ये राल प्राप्त होता है। और ये राल क्या होता है, तो ये चिपचिपा रस होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 58 पे। नारियल का पानी है, ऑप्शन ए है तरल बीजांडकाई, ऑप्शन बी है तरल मध्य फल भित्ति, ऑप्शन सी है तरल
एंडोकार्प्स, ऑप्शन डी है विकृत तरल एंडोस्पर्म। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विकृत तरल एंडोस्पर्म है पानी का पानी, नारियल का पानी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 59 पे। 59 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, बुलबिल्स किसमें भाग लेते हैं? तो ऑप्शन ए है लैंगिक जनन, ऑप्शन बी है कायिक जनन, ऑप्शन सी है खाद्य भंडारण, ऑप्शन डी है श्वसन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ये कायिक जनन में भाग लेते हैं कौन, बुलबिल्स। और बुलबिल्स को क्या कहते हैं हम लोग, तो पत्र कलिका कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 60 पे। 60 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, आपके पास ऑप्शन ए है आवश्यक एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी है अनावश्यक एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी है सभी आवश्यक वशीय अम्ल, ऑप्शन डी है कोई एमिनो अम्ल नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आवश्यक एमिनो अम्ल इसमें पाए जाते हैं। तो मछली और जानवरों के मांस में ये प्रथम श्रेणी के प्रोटीन पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 61 पे। और क्या है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए है दोगुनी हो जाती है, ऑप्शन बी है चौगुनी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है समान रहती है, ऑप्शन डी है 3 गुनी बढ़ जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चौगुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार देखा है। और ये किस पे है, तो ये हो जाता है के ई इजकल टू हाफ mv², इसी पे ये बनता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 62 पे। क्या कह रहा है, विब्जियो और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन ए है प्रकाश, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है गति, ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश से है। और विब्जियो आप लोग जानते ही हैं ये किन किन चीज़ों से बना होता है, तो देखिए वी से क्या होता है वायलेट होता है, और आई से क्या होता है तो इंडिगो होता है, बी से ब्लू होता है, जी से ग्रीन होता है, वाई से येलो होता है, और ओ से ऑरेंज होता है, और आर से रेड होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न। ठीक है, ये क्या है, तो प्रश्न नंबर 63 आप लोग 63 नंबर, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? आपके पास ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है श्लेष्मीय, ऑप्शन सी है अवटु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होती है। ठीक है, और अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस द्वीप से ये स्रावित होती है। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, तो इसीलिए जिसको डायबिटीज होता है उसे हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न नंबर 64 पे। और 64 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक है? आपके पास ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 65 पे। क्या प्रकाश और ध्वनि में अंतर निम्न कारण से है? आपके पास ऑप्शन है ध्रुवीकरण, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है अपवर्तन। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पिछले सेट में देखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ध्रुवीकरण। ठीक है, ये ध्रुवीकरण जो होता है वो ध्वनि में नहीं होता है, इसीलिए प्रकाश और ध्वनि में ये अंतर होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 66 नंबर, परम शून्य ताप है। तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा। इसके ऑप्शन है आपके पास ए पानी जमना शुरू हो जाता है, ऑप्शन बी है आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, ऑप्शन सी है सभी गैस द्रव में बदल जाती है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि परम शून्य ताप पर क्या होता है तो ये पाना ही मुश्किल है। और पानी जो होती है वो 0 डिग्री पे ही बर्फ़ बन जाती है, और आणविक गतिरोध जो होता है वो अवरुद्ध होना शुरू हो जाता है, परम शून्य होने से पहले ही ये अवरुद्ध हो जाता है। और सभी गैस जो हैं वो परम शून्य से पहले ही क्या हो जाते हैं तो द्रव रूप में बदल जाते हैं। तो इसका आप लोग ऑप्शन डी एक तरह से मान सकते हैं कि सही है, लेकिन इसका आप लोग अपने तरफ से देख लीजिएगा। तो परम शून्य कंडीशन क्या होता है, तो 0 डिग्री केल्विन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या कहते हैं तो परम शून्य कंडीशन कहते हैं। तो क्या होता है, ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है और ताप घटने पर गतिज ऊर्जा घट जाती है। तो इसीलिए इसका आणविक अवरोध जो होता है वो तो हो जाता है, ये तो बात सही है, लेकिन परम शून्य कंडीशन लाना ही बहुत मुश्किल है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 67, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। आपके पास ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी है
उष्मा ऊर्जा में, ऑप्शन डी है विकिरण ऊर्जा में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा में। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 68 पे। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। ऑप्शन ए है आपके पास अधिकतम, ऑप्शन बी है न्यूनतम, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए अधिकतम होगा। ठीक है। नली की दीवार के संपर्क वाले सतहों का वेग नगण्य होता है। नगण्य कहने का मतलब लगभग 0 हो जाता है। ठीक है। और जैसे जैसे हम अक्ष की ओर बढ़ते जाते हैं तो कण का वेग क्या होता है, तो बढ़ता जाता है। तो इसीलिए केंद्र पर स्थित कण का वेग क्या हो जाता है, तो अधिकतम हो जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 69 पे। और 69 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है, लगभग कितना है। तो आपके पास ऑप्शन है 25, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 किलोमीटर पर सेकेंड। और इस गति से अगर हम लोग पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा, तो ये जो हो जाएगा, ये वस्तु क्या हो जाएगी, तो पृथ्वी के बाहर चली अंतरिक्ष में चली जाएगी और फिर वापस नहीं आएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 70 पे। और 70 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, पहला सूक्ष्मरोधी दवाई कौन सी थी। आपके पास ऑप्शन है एफेड्रीन, ऑप्शन बी है सल्फा ड्रग, ऑप्शन सी है एट्रापिन, ऑप्शन डी है एक्वेलिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सल्फा ड्रग जो हो जाएगा वो पहला सूक्ष्मरोधी दवाई थी। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। और इसका खोज जो है, इसका सल्फा ड्रग का खोज आप लोग याद रख सकते हैं, तो कब किया गया था, तो 1952 में। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्या आँख के रेटिना पर बना बिंब होता है। आपके पास ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी है सीधा खरा और वास्तविक, ऑप्शन सी है आभासी और सीधा, ऑप्शन डी है बढ़ा हुआ और वास्तविक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 72 नंबर पे। और 72 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है लेड क्लोराइड, ऑप्शन सी है कार्बन क्लोराइड, ऑप्शन डी है पोटेशियम क्लोराइड। तो 72 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो इसका आप लोग एक बार अपने से भी देखिएगा। और मेरे ख्याल से इसका 72 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हो जाएगा सहसंयोजक बंधन है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 पे। और 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपके पास ऑप्शन है Fe2O3XH2O, ऑप्शन बी है CaSO4 2H2O, ऑप्शन सी है MgCl6H2O, ऑप्शन डी है KMnO4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 73 का, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा Fe2O3XH2O। ये जंग का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। और जंग लगना क्या है, तो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और जंग लगने के बाद लोहा क्या होता है, तो भारी हो जाता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। और कॉपर मतलब तांबा में जो है वो किस तरह का जंग लगता है, तो कॉपर कार्बोनेट के रूप में लगता है। और चांदी सिल्वर में किस तरह का जंग लगता है, तो सिल्वर सल्फाइड के रूप में जंग लगता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा क्रम बढ़ते हुए सही है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है। तो ऑप्शन ए है आपके पास बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, ऑप्शन बी है बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ऑप्शन सी है किलोबाइट, मेगाबाइट, ऑप्शन सी में क्या है किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ऑप्शन डी है बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75। और जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। और ये क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो आपके पास ऑप्शन ए है उदासीन ऑक्साइड, ऑप्शन बी है उभयधर्मी ऑक्साइड, ऑप्शन सी है अम्ल ऑक्साइड, ऑप्शन डी है क्षारीय ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अम्ल जो ये क्या होता है, तो ये आपका उभयधर्मी, आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये क्या होता है, तो उभयधर्मी होता है। ठीक है। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र अगर आप लोग से पूछ लिया जाए तो Al2O3 इसका सूत्र होता है। चलिए दोस्तों, तो
आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का सेशन। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले और आप इससे अपने एग्जाम की तैयारी में एक सहयोग ले सकें। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को इसका अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इसका PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।